नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज भी हेडलाइंस में मेरे पास 3 खबरें हैं। एक खबर तो अब पता नहीं एक चूचू का मुरब्बा ही बन गई है, जो कल आरिफ अलवी साहब ने ट्वीट की थी, तो उसके हवाले से मुसलसल अपडेट्स होती आ रही हैं। मतलब एक डेवलपिंग स्टोरी है मुसलसल। आरिफ अलवी साहब की ट्वीट के बाद लोगों ने उनसे पहले तो उन्होंने असेंट दे दिया, असेंट नहीं दिया, पहले खबर आ गई असेंट हो गया, उसके बाद आरिफ अलवी साहब की ट्वीट आ गई मैंने तो असेंट दिया नहीं। फिर लोगों ने पूछा भाई ये क्या अजीबो गरीब किस्म का बेहुदा किस्म का एक आर्गुमेंट है कि मैंने असेंट नहीं किया था लेकिन अब बिल बन गया है, जिसको नुकसान होता है उससे माजरत, और मेरा स्टाफ जो है वो मेरी सुनता नहीं, लेकिन अल्लाह उनको माफ़ करे। और अल्लाह शायद है कि मैं जो है वो मना कर चुका था कि ये मैंने नहीं करना पास, लेकिन तो उनके पास कोई शवाहिद तो थे नहीं कि उन्होंने मना किया। हमारा लोगों ने उनसे कहा कि जी अब आप इनके खिलाफ फिर कोई एक्शन लें या इस्तीफ़ा दें, दोनों में से एक काम करें। तो उन्होंने एक्शन ले लिया। उन्होंने सुबह जो है वो कहा कि जी ये जो सेक्रेटरी साहब हैं इनकी जो सर्विसेज हैं वो वापस भेज दी जाएँ एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को, और मुझे जो है वो दूसरा बंदा उन्होंने कोई बताया जी कोई हुमैरा अहमद साहिबा हैं, उनको जो है वो मेरे पास सेक्रेटरी भेज दें। तो जो सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने फिर प्रेसिडेंट को एक ख़त लिखा जिसके ऊपर लिखा हुआ है कॉन्फिडेंशियल, और साथ ये भी लिखा हुआ है कि फॉर योर आइज़ ओनली या फॉर प्रेसिडेंट्स आइज़, लेकिन साथ वो पूरे मुल्क में इस वक्त सर्कुलेट कर रहा है और सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है और टीवी चैनल्स उसके ऊपर खबरें कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इस वक्त हो रहा है। लेकिन उस ख़त के अंदर क्या लिखा गया है, उसके अंदर दो बड़ी सिंपल सी बातें। पहली बात यह है कि जी ये 2 तारीख को आया था बिल पहला, दूसरा आया था 8 तारीख को। 2 तारीख को ही आपके पास भेज दिया गया था, 10 दिन आपके पास हैं, इसका मतलब है 11 तारीख तक आपने इसके ऊपर फैसला करना है। दूसरा बिल आया था 8 तारीख को, 9 तारीख को आपकी टेबल पर पहुंच गया प्रेसिडेंट, और मैंने साथ एक नोट लिखा कि जी ये कल का है, 8 तारीख का है, तो आपने जो भी फैसला करना है वो 17 तारीख तक करना है, क्योंकि 10 दिन का वक्त है और 17 को हमारा कट ऑफ डेट है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की जो एडवाइस है वो 8 तारीख को आ गई थी। मैंने कहीं पर भी कोई नेग्लिजेंस नहीं की जिस वक्त आया बिल। दूसरी चीज़ है बिल वापस आने की, वो बिल आज तक मेरे पास वापस नहीं आया, इस वक्त भी प्रेसिडेंट के टेबल पर पड़ा हुआ है। ये कहना कि जी मुझे हटा दिया जाए क्योंकि मैंने अपनी जो ड्यूटी है उससे गफलत बरती है, ये कतन जो है वो गलत इल्ज़ाम है। लिहाजा मुझे जो आपने ये ऑर्डर दिया है उससे ये लगता है ऐसे है जैसे मेरी कोई गलती है और मैंने कोई अपनी जो फ़राइज़ हैं उनमें कोई कोताही बरती है। लिहाजा मुझे आप ये नहीं कह सकते, और आप ये जो ऑर्डर आपने दिया है कि मेरी सर्विसेज जो है वो वापस दी जाए, उस ऑर्डर को आप विथड्रॉ करें क्योंकि ये मेरे साथ ज़्यादती है। तो अब कहने की बात यह है कि सदर आरिफ अलवी साहब जो है उन्होंने एक पंगा तो ले लिया है, ले बैठे, लेकिन अब उनसे जो है ना वो समेटा जाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। ऑल्दो इसका फ़ायदा, इस सारी जो फड्डा है, इसका फटीक है या जो भी आप इसको कहेंगे, मुझे नहीं समझ आ रहा है इसको मैं क्या कहूँ, इस सारे तनाज़े का जो कंट्रोवर्सी का जो फ़ायदा है वो शायद ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को वापस पार्लियामेंट की तरफ भेजा जाने के लिए एक फ़ायदा उसको मिल सकता है। हाउएवर जो हरकत है सदर आरिफ अलवी साहब की वो इंतहाई गलत हरकत है। वो इसको बड़े आराम से ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को मना कर सकते थे अगले 6-7 महीने के लिए, जब तक इलेक्शन नहीं होता। कहा जा रहा है कि जी फरवरी की किसी तारीख को इलेक्शन होगा, तो एक डेट भी दी जा रही है, 24 फरवरी की डेट दी जा रही है, और इसके कुछ जो रावी हैं वो बड़े सख्त हैं, लेकिन अभी इस बारे में जो है वो कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। असल बात यह है कि 6 महीने 7 महीने जब तक इलेक्शन नहीं होता तब तक इस जॉइंट सेशन बुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि नेशनल असेंबली वजूद ही नहीं रखती। तो ये 6-7 महीने तक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत, नए ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी। मगर प्रेसिडेंट अलवी साहब ने जो है वो उसको वापस भेजने के बजाय फैसला ये किया कि उन्होंने उसके ऊपर कोई फैसला ही नहीं किया। जब उन्होंने कोई फैसला नहीं किया तो हुकूमत को ये मौका मिल गया कि उसने उसको डीम्ड टू असेंट कर दिया। आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने स्पाइन दिखाने की कोशिश नहीं की, और नेक्स्ट डे जो उन्होंने अब जो भी कुछ वो कर रहे हैं वो आफ्टर थॉट्स हैं, और मेरा ख्याल है कि इसका कम अज़ कम मेरी नज़र में ये कानून जो है वो इस वक्त मौजूद है, गज़टेड है, और इसको वापस उस वक्त तक नहीं किया जा सकता जब तक ये साबित ना हो जाए कि प्रेसिडेंट साहब की जो ये हरकत है वो कॉन्स्टिट्यूशनली अनवारंटेड थी। मेरा ख्याल है कि ये अनवारंटेड थी, उन्होंने असेंट, लेकिन मेरे नज़दीक ये असेंट है, क्योंकि जो एनालॉजी अगर ड्रॉ होती है तो ये यही है कि अगर वो दोबारा फैसला नहीं करते तो उसको असेंट समझा जाएगा, तो इसका मतलब अगर पहली दफ़ा भी उन्होंने फैसला नहीं किया तो ये भी असेंट ही समझा जाना चाहिए। तो बहरहाल सदर आरिफ अलवी जो है वो इसके ऊपर क्या करेंगे वो देखते हैं। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं अपनी। आपको याद होगा आपसे चंद दिन पहले एक बहुत ही हौलनाक अंदोहनाक किस्म की एक वीडियो सोशल मीडिया पर आई थी, जिसके अंदर देखा जा सकता है कि रानीपुर के एक हवेली है कि जो पीर साहब हैं कोई, या उनका बेटा है, वो एक बिस्तर पर पड़ा हुआ है, एक 10 साल बच्ची को रेप कर चुका है, और रेप करने के बाद वो बच्ची जो है वो हेल्प कर रही है, वो तड़प रही है ज़मीन पर, और फिर वो वहीं पर मर गई।
इसके ऊपर जो है वो बहरहाल पुलिस ने एक्शन लिया है और सूबा सिंध का ये जो इलाका है रानीपुर, इसमें फातिमा नाम था इस लड़की का जो कि मर गई थी। तो फिर एसएसपी खैरपुर रोहिल खोसा जो है उन्होंने बीबीसी को बताया, यहाँ पर उन्होंने उनको तो हिरासत में ले लिया था वो साहब जो हैं, और हिरासत में लेने के बाद उनकी तो जिस्मानी रिमांड पर उनको भेज दिया गया है। लेकिन जो बीबीसी को खबर मिली है वो एसएसपी साहब की तरफ से, उसके अंदर ये बताया गया कि असद शाह की जो वालदा थी उनका बयान आया था कि हमारे पास और भी बांदियां हैं, और जिसकी बुनियाद पर इनका बयान लेने का फैसला किया गया था और साथ में हवेली में सर्च ऑपरेशन किया कि कहीं जबरी मुशक्कत के लिए लोगों को यरगमाल तो नहीं बनाया गया या ऐसी खवातीन तो नहीं जो अपनी मर्जी के बगैर यहाँ ठहराई गई हों। पुलिस का कहना है कि सर्च ऑपरेशन के बाद क्राइम सीन यानी वो कमरा जहां 10 बरस की फातिमा की मौत वाक़ई हुई थी को सील कर दिया गया है, जबकि वहां से 9 उम्र बच्चियों समेत 7 कनीजें तहवील में ली गई हैं। ख्याल रहे कि कमसिन घरेलू मुलाजमा फातिमा की कब्र कुशाई करके पोस्टमार्टम किया गया था। मेडिकल बोर्ड ने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट में फातिमा पर कबल अज़ मर्द तशद्दुद और रेप की तस्दीक की थी। एसएसपी खैरपुर रोहिल खोसा का कहना है कि बाजियाब कराई गई तीनों खवातीन के मुताबिक वो अपनी 4 9 उम्र बच्चियों के साथ अपनी मर्जी से वहां मौजूद थी, ताहम इनके इस बयान के बावजूद एहतियातन इन्हें वहां से निकाल दिया गया है। दूसरी तरफ रानीपुर के पीर असद शाह की वालदा ने पहली बार मीडिया के सामने आकर अपने बेटे का दिफा किया है। इनका कहना है कि ये कमसिन मुलाजमा बच्चों का ख्याल रखती थी। इन्होंने कहा कि एक भाग जाती थी तो मुलजिमा हिना शाह के वालिद दूसरी का बंदोबस्त करते थे। इस तरह 7 मुलाजमाएं काम छोड़ चुकी हैं। वायरल होने वाली वीडियो में एक ही कमरे में असद शाह और फातिमा की मौजूदगी के बारे में इनका दावा था कि छोटे बच्चों की वजह से इनकी मुलाजमत को कमरे में रखा जाता था। इससे ज़्यादा मज़ाक़ खेज़ कोई बात हो नहीं सकती। झूठ बोल रही है ये खातून, मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। बहरहाल इट इज़ फॉर द कोर्ट टू डिसाइड, बट आई डोंट सी कि ये क्या बेहुदा आर्गूमेंट है। वो जो बच्ची तड़प रही है वो मतलब सिर्फ वहाँ मौजूद होने से तड़पना शुरू हो गई है। जो रेप की तस्दीक हुई है, जो तशद्दुद की तस्दीक हुई है, उसका कोई मानी नहीं है। ये मेरा ख्याल है कि दहाई पेचीदा केस नहीं है, ये बड़ा सीधा सीधा सा केस है और इसके अंदर जो है वो इंशाअल्लाह ताला असद शाह साहब जो हैं कानूनी तौर पर नहीं बच सकते, कोई 2 नंबरी हो जाए वो और बात है। फाइनली अमरुल्लाह सालेह जो कि साबिक वज़ीर ख़ारजा थे गालिबन अफ़गानिस्तान हुकूमत के, जब अशरफ गनी प्रेसिडेंट थे, तो अमरुल्लाह सालेह साहब जो हैं उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक ट्वीट किया प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की उस मैं तो उसको खची कहूँगा लेकिन जो भी आप कह लें, जो उन्होंने मारी थी। उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया, उनके कोट ट्वीट करके, और उन्होंने लिखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन्वॉल्विंग द हाईएस्ट गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में आइन के जो सबसे बड़े गार्डियन हैं उनकी जानिब से उनकी मुलव्विस होते हुए एक जो है वो आइनी बुहरान पैदा हो गया। इज इट अ स्टेप फर्दर इन द डायरेक्शन ऑफ यूगोस्लाविया और सोवियत यूनियन स्टाइल सिचुएशन? क्या यूगोस्लाविया और सोवियत यूनियन स्टाइल सिचुएशन पैदा हो रही है पाकिस्तान में? विल द आर्मी स्टेप इन? क्या आर्मी टेक ओवर कर लेगी एंड मेक इट लाइक नाइजर और मे बी इजिप्ट, बट दे डोंट हैव अ जनरल सिसी कैलिबर जनरल। लेकिन इजिप्ट भी बन सकता था, लेकिन असल मसला ये है कि पाकिस्तान के पास उस कैलिबर का कोई जनरल है जो जनरल सीसी है, मतलब जनरल सीसी का कैलिबर है उनके ख्याल में, जितना उनका कैलिबर है उतनी बात करें वो। एनीवे, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो व्हाट डोनाल्ड लू एंड डर्टी हैरी थिंक ऑफ दिस। एट द एंड ऑफ द डे दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द साइफर सेंट्रिक क्राइसिस। आई थिंक कि अमरुल्लाह सालेह जो हैं वो बेचारे एक बेघर किस्म के आदमी हैं जिनके पास स्पाइन नहीं था जिस वक्त वो हुकूमत में थे। इनके सारे जो साथी थे वो भाग गए थे, इनके प्रेसिडेंट समेत खुद भी ये भाग गए थे। लेकिन इनका ख्वाजा आसिफ साहब ने जो जवाब दिया है वो बहुत ही अफसोसनाक है। उन्होंने कहा दिस जेंटलमैन हैज नो प्लेस इन हिज ओन कंट्री। इस आदमी के पास अपने मुल्क में कोई जगह नहीं है। ही हैज़ द गॉल टू कंपेयर पाकिस्तान विद सोवियत यूनियन और यूगोस्लाविया। इसके पास इसमें इतनी जुर्रत है कि ये पाकिस्तान को यूगोस्लाविया और सोवियत यूनियन से कंपेयर कर रहा है। He and his masters were kicked out of his country by a group of freedom fighters equipped only with fearless spirit of taking on mighty NATO, a man without identity। उन्होंने कहा ये शख्स जो इसकी कोई शनाख्त नहीं है, लेकिन इसके मास्टर्स और इसको इसके मुल्क से आज़ादी के मतवाले कुछ फ्रीडम फाइटर्स ने शिकस्त देकर बाहर निकाल दिया था, जिनके पास और कुछ नहीं था नेटो के खिलाफ लड़ने के लिए सिवाय अपनी बहादुरी के। उनकी जो बहादुरी है वो अपनी जगह, मेरा ख्याल है कि पूरी रियासत पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से उनके साथ थी इस सारे मामले में, उनको हेल्प करने के लिए। दूसरी बात यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनसे मेरी गुजारिश होगी कि खुदा का वास्ते इनको फ्रीडम फाइटर्स कहना बंद कर दें। ना तो ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, उसकी वजह ये है कि ये एक कब्जा छुड़ा के दूसरा कब्जा इन्होंने किया है। अगर लोकल्स जो हैं वो किसी जगह पर से फॉरेन इन्वेडर्स को निकाल के कब्जा कर लें तो वो कोई फॉरेन ऑक्यूपेशन उन्होंने सिर्फ ख़त्म करवाई है, उन्होंने मुल्क को फ्री नहीं करवाया। कोई रियासत फ्रीडम नहीं, वहाँ पर जो आधी आबादी अफगानिस्तान की जो ख़वातीन पर मुश्तमिल है, क्या आज वो फ्रीडम से मुस्तफ़ीज़ हो रही हैं? अगर वो नहीं हो रही, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब की जो अहलियाँ हैं वो उनकी प्रॉपर्टी में भी हिस्सेदार हैं, उनके कारोबार में भी हिस्सेदार हैं, जो
उनकी एक भतीजी हैं, वो पाकिस्तान नेशनल असेंबली की एक कारकुन भी रही हैं, रुकन भी रही हैं, और तालीम भी उन्होंने बड़ी अच्छी हासिल की है, वो लम्ब से पढ़ी हुई हैं, और ये सब कुछ इस वजह से है कि वहाँ पर तालीम पाकिस्तान के अंदर जो है वो मिल रही है। तो क्या अफ़गानिस्तान के तालिबान जो हैं वो ख़वातीन और बच्चियों की तालीम के हक़ में हैं? क्या वो स्कूल्स और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बंद नहीं करवा रहे? अगर वो नहीं करवा रहे तो वो किस बात की फ्रीडम है? क्या वहाँ पर आज़ादी के साथ बात की जा सकती है? क्या वहाँ पर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, मोबिलिटी है? क्या वहाँ पर जो खाना जंगी किसी सूरत हाल नहीं है? अगर तो ये सूरत हाल बिल्कुल नहीं है तो फिर तो ख्वाजा आसिफ साहब ठीक कह रहे हैं, वो चाहे मजहबी लोग हों वो फ्रीडम फाइटर हो सकते हैं, लेकिन अगर वो फ्रीडम फाइटर ही नहीं है, वो फ्रीडम के लिए फाइट ही नहीं कर रहे, वो कब्जे के लिए फाइट कर रहे हैं, तो फिर वो फ्रीडम फाइटर्स नहीं है, वो ऑक्यूपायर्स हैं, चाहे लोकल हैं। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।